हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालियों के साथ आप कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। नोटबंदी का नफा नुकसान ये समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तरफ देश कतार में खड़ा है, दूसरे तरफ सियासत जारी है, देश की संसद गर्म है। नोटबंदी का नफा नुकसान क्या है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। कह तो ये भी रहे हैं कि नोटबंदी तो सिर्फ बहाना है, मोदी पर निशाना है। तो क्या वाकई तमाम पार्टियां सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरे में लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है, अब वाकई उसकी चिंता उस आदमी के साथ है जो लाइन में खड़ा है इस वक्त पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसको महीना चलाना है, पैसे कम मिल रहे हैं, रोज लाइन में लगना पड़ रहा है, परेशानियां तमाम है, कैश कम है, नोट कम है, बैंक में पैसा कम है, खाता फुल है लेकिन हाथ में नोट गुल है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले तालियों से अपना स्वागत करा लीजिए क्योंकि हमारे साथ यहां पर तमाम युवा होंगे जो अपने सवाल दागेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मंच पर शामिल हो रहे हैं। परिचय आपका करा दे, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तालियों से आप उनका स्वागत कर सकते हैं। रंजीत रंजन जी जो कि लोकसभा में सांसद है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ है। स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद हल्ला बोल में आप शामिल हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। सुधींद्र भदौरिया जी रोज दहाड़ते हैं हल्ला बोल में, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीएसपी के नेता हमारे साथ है। प्रोफेसर अरुण कुमार जी इकोनॉमिस्ट जाने माने हमारे साथ है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अशोक लहिरी जी फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ है। कुछ ही देर में मीरा सान्याल भी जो कि एक फॉर्मर बैंकर भी हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। चर्चा की शुरुआत करने से पहले लेकिन आइए आपको दिखाते हैं देशव्यापी रिपोर्ट जिससे आप समझ सकेंगे कि लोगों का क्या कहना है, कैसे सियासत जारी है। राहुल गांधी पीएम पर प्रहार कर रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। नोटबंदी का आज 24वां दिन है, फिर भी बैंकों और एटीएम के बाहर की तस्वीर में बदलाव नहीं आ रहा। कतार की लंबाई बरकरार है, बैंकों के खिलाफ जनता अपनी भड़ास निकाल रही है। आज दिसंबर का दूसरा दिन भी है और दूसरे दिन भी अपने ही अकाउंट से अपनी ही सैलरी निकासी के लिए नौकरी पेशा लोगों को एक अलग जगह ड्यूटी बजानी पड़ रही है। जी हाँ, पगार के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर कतार में खड़े होकर। अभी भी देश के सभी एटीएम काम नहीं कर रहे। ज्यादातर बैंकों के पास मांग के मुताबिक कैश नहीं पहुंचा। जिस एटीएम में पैसा निकल भी रहा है उसमें से 2000 के नोटों की संख्या ज्यादा है। बैंक और एटीएम में अभी भी 500 और 100 के नोटों की कमी है। मेट्रो शहरों की तुलना में छोटे शहरों और कस्बों की हालत ज्यादा खराब है। ऑफिस में बॉस छुट्टी नहीं देता और यहाँ खड़े होके पैसे पूरे नहीं मिलते, क्या करेगा आदमी बताइए। हम लोग लाइन लगाते हैं, पैसा कैश रहते हुए भी हम लोग परेशान। एक महीना हो गया, 1 रुपया नहीं दिया है। जब सबको कहते हैं बराबर करना है तो वो भी बराबर में रहे। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के प्रभाव से निपटकर अच्छे दिन लाने के लिए देश से 50 दिन का वक्त मांगा है। अभी आधा समय खत्म हो चुका है, 24 दिन बीत चुके हैं, 26 बचे हैं। हालात में सुधार तो हो रहा है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुश्किलों में और तेजी से कमी आएगी। हालांकि मुद्दा अब जनता से आगे बढ़ता हुआ सियासी ज्यादा हो। We never gave India a prime minister who based his entire policy-making strategy on TRPs. The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our prime minister. सचमुच ये भारत सरकार की काले धन के खिलाफ ये खुली जंग है और आप सबको इस बात की जानकारी है कि बराबर फर्जी नोटों के द्वारा, काले धन के द्वारा, चाहे आतंकवादी हों, चाहे माओवादी हों अथवा उग्रवादी हों, उनको बहुत बड़ी ताकत मिलती थी और इस फैसले से उनकी कमर टूट गई। जनता जरूर परेशान है। कतार में अभी भी लोग घंटों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार और अधिकारियों का वादा है कि आगे आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। सही दिशा से आगे ले जाने के लिए अगर हमें कदम उठाने हैं तो उसके लिए ये ब्लैक मनी का जो एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने हमेशा खड़ा रहा है, उसका सामना करना जरूरी है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पब्लिक भी भरोसे के बूते बेहतरी का इंतजार कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो जिसका है इंतजार वो होगा या नहीं, क्या वाकई परिस्थिति बेहतर होगी? ये जो विथड्रॉल लिमिट्स है कि अपना ही पैसा इतना ही निकाल सकते हैं, महीना भी चलाना है, इस सबसे निजात मिलेगी नहीं मिलेगी? 50 दिन का वादा पूरा होगा नहीं होगा? युद्ध तो छेड़ दिया है लेकिन आम आदमी को सिपाही बनना कितना अच्छा लग रहा है ये उनसे जानते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पोल यहां पर कर लेते हैं। आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि नोटबंदी के इस फैसले में परेशानी ज्यादा है या फिर बर्दाश्त करने लायक है? जो मानते हैं परेशानी ज्यादा है हाथ उठाइए।
और जो मानते हैं कि बर्दाश्त करने लायक है, पीएम का फैसला सही है, वो हाथ उठाइए। कहना मुश्किल है, लगता है विभाजित किसी ने दोनों चीज के लिए तो हाथ नहीं उठा लिया। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी, नफा नुकसान और उस नुकसान के बीच में आम आदमी सड़क पर, बैंक के आगे लाइन लगा हुआ, परेशानी यह है कि क्या जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया, जैसा कि बीते दिन नीति आयोग की तरफ से कहा गया कि चूंकि मामला खबर लीक हो गई थी, इससे जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा। आपने देश को झोंक दिया 125 करोड़ लोगों को। नहीं, देखिए, जहाँ तक जल्दबाजी का सवाल है, मैं तो कहूँगा बहुत लेट हुआ। 70 साल इंडिपेंडेंस का, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज सबसे बड़ी बात है कि युवा लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ और जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको भी सलाम करता हूँ। ये चाहते थे कि देश बदले। 70 साल से हम चाहते थे कि करप्शन खत्म हो। इतने वर्षों से हम चाहते थे कि जो काला धन मेन पार्ट फॉर्म करता है इकोनॉमी का, उसको हम किसी प्रकार से अटैक करें। हिम्मत किसी में नहीं थी। इस व्यक्ति ने, मोदी जी ने हिम्मत दिखाया है और तभी तो आज जनता उनके साथ खड़ी है। देखिए, यहां हम लूटने के लिए नहीं खड़े हैं कतार में। हम जो पॉलिटिशियंस बीजेपी के हैं, जो गवर्नमेंट है, मोदी जी, एक आना देश का 25 पैसा नहीं खाया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्यों हुआ है? ये प्रक्रिया इसलिए हुआ है कि गरीबों को फायदा हो सके। ये युवक कहते थे, पीछे आप भी कहते थे, मैं भी कहता था, हम अमेरिका जैसे कब बनेंगे? सिंगापुर एक मुट्ठी भर जैसा देश है, छोटा सा देश है, वो हमसे आगे कैसे है? कैसे बदलेगा? ये हम सवाल पूछते थे। आज जब बदल रहे हैं, हाँ तकलीफ हो रही है। इतना बड़ा कैंसर था, ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है मरीज को, मगर जब मरीज ठीक होके आएगा, दिस इंडिया विल लिव फॉरएवर विद इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी। और यही हमारे युवक चाहते थे, मोदी जी ने यही दिया है। 25 आना नहीं खाया है, खाने वालों को पकड़ा है। रंजीत जी, 25 आना भी नहीं खाया है, खाने वालों को पकड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, बस इनकी क्वालिटी यही है कि ये जम के भाषण देते हैं। अब इन्होंने युवा और गरीब की बात करी, इन्हीं दोनों को इन्होंने गुमराह किया। इंडिया में इमोशनली ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स हमेशा ये करते रहे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर। अभी जो 45 करोड़ जो डेली वेजेस में है, जो लाइन में खड़ा है, मैं उनकी सिर्फ थोड़ी सी सोच बताती हूँ। युवा को अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हो क्या रहा है। उन्हें ये मालूम है कि हाँ करप्शन है, खत्म होना चाहिए, लेकिन इसे खत्म हो रहा है कि नहीं, ये आपको 3 महीने बाद। मैं एक पॉइंटेड सवाल, युवा को एक्सपीरियंस नहीं है, राहुल गांधी को एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी युवा है आप कहते हैं, और राहुल को एक्सपीरियंस है? ना ना ना, ये आपने युवा, ये आपने देश के युवाओं पे आक्रमण किया है कि युवाओं को एक्सपीरियंस नहीं है। अरे आपके यहाँ 80-80 साल के नेता बैठे हैं, आप राहुल गांधी को नेता बना रहे हैं और कहते हैं युवाओं को एक्सपीरियंस नहीं है। कि बार-बार राहुल जी का नाम नहीं, आपने युवाओं पे प्रहार किया है कि युवाओं को एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी पार्टी नहीं, आप प्लीज नहीं, कोई बात नहीं है, हम तो मानते हैं युवाओं को सब कुछ पता है। बच्चे भी समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये भी हंस रहे हैं। मेरी एक बात खत्म होने दीजिए। गरीब आदमी आज जो लाइन में खड़ा हुआ है, उसको बहुत प्रॉब्लम है। वो खुद कह रहा है कि मैं दिक्कत में हूँ। आज वो इसलिए खुश है क्योंकि आपने उसको एक बार फिर, जैसे 15 लाख का सपना दिखाया था, आपने ये सपना दिखाया कि पूरे देश से हम काला धन, प्लीज सुनिए, आप काला धन खत्म कर देंगे। आप सारे युवा हो, इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ते हो, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये 50 दिन के बाद क्या ब्लॉक में गांव से भी बहुत लोग आएगा? क्या वीडियो कमीशन लेना बंद कर देगा? क्या आप उसको घूस देना बंद कर देंगे? नहीं, वीडियो कमीशन लेना बंद नहीं करेगा तो हम करप्शन के खिलाफ कभी लड़ेंगे ही नहीं। क्या करप्शन नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं क्या करप्शन के खिलाफ? वीडियो कमीशन लेना बंद नहीं करेगा, क्लर्क पैसा लेगा तो हम लड़ेंगे ही नहीं। ये कैसा नेगेटिव सोच है? सोच क्या है कि वो आसामी था, वो डॉक्टर था, बहुत ज्यादा फीस ले रहा होगा, उसके पैसे निकल रहे हैं। पर संदीप भाई, आज इतने दिन हो गए, उनके पैसे नहीं निकले। जब ये गरीब को रियलाइज होगा तो वो आपसे प्रश्न करेगा कि 15 लाख भी नहीं मिले, और आज आपने 100 जनता बाहर कर देगी, लाइन में खड़ा किया, और उनके अकाउंट में भी वो 15 लाख नहीं, जो आप कहना चाहूंगा इस बहस में बर्बाद किए, उनका क्या होगा? मैं इसका उत्तर सर सब बोल ले, मैं आऊंगी। मोदी जी उनके साथ गैम्बल खेल रहे हैं, बहुत बड़ा गैम्बल आप लोगों ने खेला है देश के साथ 70 वर्षों तक। 15 लाख करोड़ रुपए देश का लूटने के बाद हम गैम्बल खेल रहे हैं कि आप टीआरपी बढ़ाने के लिए। दुख की बात है। अतिशयोक्ति, मोदी जी में अपने आप से जो मुग्ध आदमी होता है, फोटो देख के कि भाई सबसे बड़ा फोटो वाला तो राहुल गांधी ही है। वही देख के फोटो देखने वाला तो
फोटो वाला राहुल गांधी है। कभी नहीं कहा। चलिए मायावती जी भी है, मायावती जी के पास भी पहुंचा है, मायावती जी के पास भी हंस रहे हैं वो फोटो वाला छोड़ दीजिए, सीरियस इशू पे आइए। रंजीता जी, मैं चाहूंगा इतनी गंभीर विषय पर इतनी गंभीर बहस हो रही हो, उसमें हम भावुकता से हटकर जो नोटबंदी उर्फ डिमोनेटाइजेशन, इस पर गंभीर चर्चा होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत धीरज है। लगभग 7 दर्जन लोग मर चुके हैं, लाइनें कम नहीं हो रही हैं, जैसा आपका टेलीविजन भी दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोग चाहते थे कि इस देश का काला धन खत्म हो, पर आज हम सुन क्या रहे हैं, रोज अखबार में आ रहा, और मैं अखबारों का नाम लेना शुरू करूं तो अंत नहीं होगा, कि फिर काले धन की एक प्रक्रिया 100 दीजिए 65 लीजिए। ये एक सिलसिला शुरू हो गया और हमारे अर्थशास्त्री यहाँ उपस्थित हैं, वो उसका उत्तर देंगे। पर मैं ये जरूर कहूंगा आज सबसे ज्यादा परेशान है तो वो किसान है। और जहां तक इन नौजवानों का प्रश्न है, हमारा दिल इन नौजवानों के साथ है, जिंदगी इन नौजवानों के साथ है, पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार इन लोगों को होने जा रही है। 2% GDP गिरेगा तो हम जानते हैं करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इस देश का मुस्तकबिल जरूर पीछे चला जाएगा। मैं जरूर कहना चाहूंगा। मीरा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया चाहती हूं इस पर, मैं आप तीनों की प्रतिक्रिया चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूं। स्क्रीन पर जरा तस्वीरें दिखाएं, अलग अलग जगहों पर, कहां पर कहीं नकली नोट पकड़े जा रहे हैं 2000 के, कहीं पर अलग अलग जगहों पर, जैसे मोहाली में बीते दिन पकड़ा गया है, बेंगलुरु में एक अधिकारी के घर से बहुत पैसा मिला है। अभी ये तय करना मुश्किल हो पा रहा है। ये हैदराबाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरे रुकिए सर, हाथ उठाइए। 5 सवाल पूछा गया है, 10 सेकंड छोटे सवाल नहीं है, ये सवाल देश का है और केवल आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। संबित पात्रा जी, आप तैयार हो जवाब जिम्मेदारी मत लीजिए। आप देश नहीं, गलत है। आप ये समझिए कि देश सरकार आप चला रहे हैं, देश आप नहीं, हम तैयार हैं कहने पर नहीं चलेगा। हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। देश में सरकारी संसद को मत बनाइए, सभी इसे तो संसद मत बनाइए, संसद को बोलने देते नहीं है, यहाँ भी नहीं बोलने देते, तो कैसे चलेगा? ये गलत है। आप इनका टाइम भी, दर्शकों का भी टाइम बर्बाद करेंगे अगर ऐसा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं सवाल लेना चाहती हूँ। एक सेकंड, मुझे बार बार वहां चल के ना आना पड़े। मोहाली, हैदराबाद, दीदार कर लीजिए संबित पात्रा जी, नकली नोट निकल चुके हैं। दीदार करके बोलने भी दीजिए प्लीज। हाँ बस सर, आएंगे सर। मैं आप दोनों को अब शामिल करना चाहती हूँ, और मीरा जी आपको, आपसे लहरी साहब स्टार्ट करते हुए। ये नकली नोट अभी से ही आ गए, तो फिर अब क्या करें? अब ये क्या मतलब, हम कहां पहुंचे, कहां से चले थे भ्रष्टाचार, नकली नोट से लड़ाई थी, कहां पहुंचे? ये देखिए, ये सवाल ये है कि जिस कारण से ये किया गया है, वो ब्लैक मनी बंद करने के लिए 1946 जनवरी 12 वो डिमोनेटाइजेशन किया गया था। 1978 में मोरारजी देसाई जी ने भी किया था। अब सवाल ये है, इस दफा फर्क क्या है? इस दफा फर्क ये है, उस दफा बहुत कम फीसदी नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया। ठीक है, इसके लिए बहुत छोटा सा ब्लैक मनी का हिस्सा पकड़ा था। इस दफा जो है, इट्स अ मच बिगर परसेंट, 86%, 500 और 1000 का नोट था, हमने खत्म कर दिया। पहला सवाल ये है, 1946 में जी 94% पैसा वापस आया था, 78 में 89% आया था। इस दफा ये जो 14 या 15 ट्रिलियन पैसा जो है, उससे कितना वापस आएगा? मेरा है ये, हम देखेंगे कि 85% अगर वापस आया, 15% नहीं आया, फिर हम समझेंगे कि कुछ पकड़े हैं। 12 लाख करोड़ के आसपास कहा जा रहा है कि पैसा आ गया है वापस। अब सवाल ये है कितना जानकारी नहीं दी आएगा, जाए, कितना नहीं आएगा, ये एक चीज। ठीक है, और दो चीज और है। एक है ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट जी, वो सरकार ने 1988 का वो अमेंड किया कि अगर देखेंगे आपने खरीदा मेरे नाम पे, उसमें कार्रवाई किया जाएगा। तो पेन जो होना था, जो दर्द होना था, वो तो हो गया। सरकार ने has put so much at stake। अब एक्सपेक्टेशन ये है ये सरकार कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो तो टाइम विल टेल। प्रोफेसर, मैं बताना चाहूंगा कि हमको समझना चाहिए कि काली कमाई और काली संपत्ति और काले पैसे में क्या फर्क है। ठीक है, अगर ये समझ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि ये स्कीम्स का सक्सेसफुल हो गया नहीं।
तो पहले आदमी कमाई करता है, उससे बचत करता है, बचत से अपना इन्वेस्ट करके संपत्ति क्रिएट करता है, और संपत्ति का एक बहुत छोटा हिस्सा कैश में होता है। तो जैसे कि इस समय मेरे अनुसार से 62% जीडीपी का ब्लैक इनकम जनरेशन है, यानी कि इस साल 93 लाख करोड़ रुपया होगा। 93 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि जो वेल्थ है वो कम से कम 300 लाख करोड़ की होगी, और जो उसमें कैश का कंपोनेंट होगा 3 लाख करोड़ का करीब होगा। तो यानी कि जो टोटल वेल्थ है उसमें 1% होगा, और जो काली कमाई है उसका 3% के करीब ये काला धन है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि सारा का सारा 3 लाख करोड़ रुपया वापस नहीं आता है, तो जो काली संपत्ति है उसका महज 1% है जो वापस नहीं आएगा, या जिसको कहें कि डीमोबिलाइज हो जाएगा। तो यानी कि इस स्कीम से काली जो कमाई है उस पर कोई असर नहीं है। अगर मैं मतलब जो स्पूरियस ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता हूं, मैं जो कैपिटेशन फी लेता हूं, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो काली कमाई पे असर नहीं होगा और काली संपत्ति पे महज 1% होगा। तो इससे जो हमारी ब्लैक इकॉनमी पे है उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है, और इससे जो हमारी व्हाइट इकॉनमी है उस पर बहुत असर हो रहा है। जैसे कि कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बिजनेस ठप हो रहा है, और जैसे रिपोर्ट आ रही है कि जो मुरादाबाद में ब्रास इंडस्ट्री बंद हो रही है। मीरा जी से एक रिएक्शन उसके बाद, ठीक है प्लीज। मीरा, देखिए मैं नौजवानों को एक बात उदाहरण आपको देना चाहती हूँ। अब क्या हुआ है, मान जाइए आपके घर में एक मोटा बच्चा है, आपके जो माताजी पिताजी कहते हैं नहीं इसको पतला होना चाहिए, इसकी सेहत के लिए अच्छा है। एक दिन एक रात वो 7 बजे ऐलान कर लेते हैं कि कल से घर में कोई खाना नहीं आएगा, कोई खाना नहीं खाएगा। वो जो मोटा बच्चा है उसने तो अपना सेटिंग कर लिया, वो जाकर के पड़ोसी के साथ सेटिंग करके रोज वहां से जाकर के लड्डू खाता है, बाकी घर वाले भूख के मारे मर रहे हैं। यही हमारे देश का अब हाल हो रहा है। जो काले धन वाले हैं, जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार ने, जैसे लाहिरी साहब ने बताया, जो फैट कैट्स हैं वो तो नोटबंदी का तो स्वागत कर रहे हैं, जिनका नाम पनामा पेपर्स में है, जिनके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट्स है, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्कैम्स के केसेस हैं, जिन्होंने बैंकों से हजारों करोड़ लेकर वो फरार हो चुके हैं, वो तो इस स्टेप का स्वागत कर रहे हैं। काला धन को अगर आपको पकड़ना है मोटे बच्चे तो इन लोगों को पकड़ना जरूरी है। पहले आप इनको पकड़िए, पहले आप जर को निकालिए। देखिए मोटे बच्चे सारे चिल्ला रहे हैं, वो सारे मोटे बच्चे सड़क पर आकर खूब हल्ला मचा रहे हैं कि इसको रोल बैक करो, डिमोनेटाइजेशन को। देखिए मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा था, सुन लीजिए। आपका मतलब लाइन में खड़े हुए मोटे बच्चे, सुन लीजिए मोटे, सुन लीजिए। नहीं, पार्लियामेंट जो चलने नहीं दे रहे हैं वो मोटे बच्चे हैं, वो मोटे बच्चे हैं जो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। समझ गए? आप डायरेक्टली बोल दिया। देखिए आप समझ नहीं पा रही थी, मैंने समझा दिया आपको। वो सारे मोटे बच्चे, अगर 7 लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और जवाब देने का मौका भी देना चाहिए। देखिए पतले बच्चे को जवाब देने दीजिए प्लीज। सारे मोटे बच्चे मिलकर यहाँ पतले बच्चे पे आक्रमण मत करो, बच्चे की जान मत लो, बोलने दो प्लीज। मोटे बच्चे शांत हो जाइए। देखिए अब मुझे सीरियसली जवाब देना है, क्योंकि यंगस्टर्स बैठे हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कटिंग्स भी लेके आया हूं। मैं कल का ही टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग लेके आया हूं, और ये कटिंग कहती है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 469 नक्सलियों ने 1 महीने के अंदर अपना हथियार डाल। मैडम प्लीज, ये इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं, प्लीज बोलने दीजिए। 469 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया, क्योंकि जो उनके पास मोटा माल रखा हुआ था वो कागज बन गया, इस कारण से उन्हें डालना पड़ा। दूसरी बात, मैं एक और कटिंग लेके आया हूं। यही जो मोटे बच्चे हैं, यही जो मोटे बच्चे हैं जो मैडम आपके समय में नहीं बोल रहा था। दिस इज नॉट द वे टू कंडक्ट। मैडम प्लीज डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी। आप राहुल गांधी की तरह बिहेव मत करिए, आप प्लीज रेस्पॉन्सिबली बिहेव करिए। डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी, डोंट बिहेव लाइक राहुल। यस, आई विल बिहेव एज अ मोदी। Yes, I'll be fortunate if I behave like Mr. Modi. ऐसे ये मैडम ड्रामा तो आप कर रही हैं, ड्रामा तो आप कर रही हैं मैडम। मैं तो समझा रहा था यहाँ पे। ड्रामा कौन कर रहा है बताइए, ये ड्रामा कौन कर रहा है बताइए। मैं यहाँ एक पोल कर लेता हूँ, ड्रामा कौन कर रहा है? मैडम कर रही है, मैं कर रहा हूँ। कौन मैडम कर रही है तो हाथ उठा दीजिए आप लोग, देख लीजिए। आप देखिए, 5 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब ना दूं। इम्पोर्टेंट है ना, आप इम्पोर्टेंट है ना, ये है हमारे लिए। तो कैसे जवाब दूं? तो कैसे जवाब दूं? तो कैसे जवाब दूं? मैं कैसे जवाब? कैसे वापस तो हूं मैं। कि क्या क्या फायदे हैं बताइए, ये कैसे बियॉन्ड डाउट प्रूव होगा? देखिए आज आपको कटिंग लेके घूमना पड़ रहा है। पेपर कटिंग लेके आया हूं, मुझे प्लीज 10 सेकंड बोलने दीजिए। ये कटिंग वर्सेस जो वो लोग जो लाइन में, मैं उन्हीं लोगों की कहानी बता रहा हूं, गरीबों की कहानी बता रहा हूं। मैं यहाँ अमूल में जो लोग दूध सप्लाई करते हैं, 2
लाख जो लोग हैं जिनके लिए कांग्रेस और ऑपोजिशंस ने कहा था कि ये लोग लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनकी कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने परसों छापी। उन्होंने कहा कि 20% उनके इनकम में इजाफा हुआ, सबके अकाउंट्स खुल गए हैं, अब 2 लाख लोगों के खुल नहीं सकते थे, ये बोल रहे हैं। दूसरी बात, संक्षेप में मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, 10 सेकंड में एंड कर दूं, 10 सेकंड में एंड कर दूं। इन लोगों को हर दिन शाम को 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में चाहिए। मैं कहता हूं सोनिया जी की अलमारी की चाबी ले लीजिए, आपका 15 लाख वहीं रखा है, वहीं रखा है आपका 15 लाख। नहीं देखिए, इस गंभीर गंभीर चर्चा को निजी एक दूसरे पर आरोप करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हम मुद्दे पर वापस आएं। और समझ में ये भी नहीं आता है कि सोनिया गांधी की अलमारी में है, अरविंद केजरीवाल की अलमारी में है, किस किस विपक्षी पार्टी की अलमारी में है, आपको पता है तो वहां पर आईटी डिपार्टमेंट रेड करके वो पैसा क्यों नहीं रोक लेता है? या रेड तो किया है, कहाँ करा है? रॉबर्ट वाड्रा का रेड नहीं हुआ, तब उस समय ये कह रहे थे ये रॉबर्ट वाड्रा का रेड हुआ तो ये कह रहे थे बदले की राजनीति है, हुआ कि नहीं? वीरभद्र सिंह के यहाँ रेड हुआ कि नहीं? कितना 24 दिन बीत गए हैं नोटबंदी के। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और सवाल यह है कि आखिर ये नोटबंदी का फैसला कितने बड़ी परेशानी का सबब या फिर देश के लिए कितना अच्छा, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। लेकिन यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्या ई मनी के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ ये देश बढ़ पाएगा, ये भी समझना जरूरी है। खाते कितने लोगों के इस देश में है, कितनों के नहीं है, ये भी जानना होगा। मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए कितना भरोसा हम कर सकते हैं एक देश के रूप में कैशलेस होने के लिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। और इन सब के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो एक बार आपको सुना देते हैं, फिर यहां पर मौजूद लोगों के सवाल और इनके जवाब। चलिए सवालों के साथ ही शुरुआत करते हैं। मगर आपको हासिल हो ही नहीं सकता है, सपने बुनने पड़ते हैं, उम्मीद जगानी पड़ती है कि कल सुहाग आज से बेटर कल होगा, कल से बेटर परसों होगा, 2 कदम और चल लो, 4 कदम और चल लो, वहां पर जाके आपकी प्यास बुझेगी। तो कटाक्ष इनके तेवर में साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो जनता यहाँ पर है उनके तेवर में कितना कटाक्ष है, कितना सवाल है, ये जानने को। हाथ उठाइए अगर आपको सवाल पूछना है। सवालों की शुरुआत करते हैं, आप पूछिए सबसे पहले। मैम मेरा ये पूछना है कांग्रेस पार्टी से। मैं आपके लिए माइक पकड़ दूंगी, प्लीज हाथ ना रखें। मैम मेरा कांग्रेस पार्टी से ये पूछना है कि उनका रिकॉर्ड अभी तक पिछले 70 सालों का रहा है और उन्होंने कभी कोई ब्लैक मनी करप्शन के लिए कोई ऐसा रेवोल्यूशनल एक्शन नहीं लिया है जो कि एक चेंज ला सके। और अभी अगर कोई दूसरी पार्टी लेना चाह रही है तो क्यों वो उसके पीछे पड़ी हुई है? क्यों पीछे पड़े राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी के? ये सवाल है उनका। रखो 2-3 बार कांग्रेस ने भी किया। 2005 से पहले वाले जो 500 के नोट थे कांग्रेस की ही गवर्नमेंट ने चेंज करवाए थे। 6 मंथ का टाइम दिया, मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, वो डिमोनेटाइजेशन थोड़ी था। आपका कोई भी एक्शन किसी तरीके से पूरी तरह वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया है। जिस रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, अभी आप 50 दिन का वेट करें, उसके बाद नोटबंदी का असर पूरे देश में क्या जाता है। युवा की यही दिक्कत है कि वो जोश में एकदम से डिसाइड कर जाता है। ना ये देखिए ये गलत है कि युवा की क्या दिक्कत। युवा की कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना विषय रखें, मगर युवाओं में दिक्कत है ये बार बार मत कहें। अंजना जी नहीं ठीक है, आप अपना विषय रखें, मगर युवाओं में दिक्कत है ये बार बार ना कहें। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि 48 से कम 40 कमिटीज और कमीशन बैठ चुके हैं जिन्होंने अलग अलग हिस्सों के ब्लैक इकोनॉमी को स्टडी किया है। उन्होंने हजारों सुझाव दिए हैं और सैकड़ों सुझाव इंप्लीमेंट हुए हैं, इंक्लूडिंग डिमोनेटाइजेशन जो 78 में हुआ, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम 6 बार हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार कदम उठाया गया, कदम तो नहीं, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी वजह कुछ और है। सवाल ये कि क्या हमें करना चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं, जो टैक्स चुरा कर पैसा रखते थे डॉक्टर्स, लॉयर्स, क्या उन पर मार पड़ी नहीं? क्लेमैन की तरह आपसे सवाल पूछ रही हूं। मैं तो बता रहा हूं कि कदम उठाए गए हैं और इस कदम से भी नहीं असर पड़ने वाला। सर आप मेरा सवाल सुने, क्योंकि मैं देख रही हूं कि आप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत कुछ नहीं हुआ है, ये कारगर कदम नहीं है। मेरा आपसे एक लेमैन की तरह सवाल है, जो मैं लोगों के साथ बैंक के बाहर खड़ी होती हूँ तो वो मुझे कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी जिनका काला धन था, पैसा नहीं देते थे, टैक्स बचाते थे, उनका तो गया ना, उनको इस बात की खुशी है। क्या ये गया नहीं गया? नहीं जा रहा, क्योंकि वो रिसाइकल कर रहे हैं और इसमें तरीके होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जनधन का मिस यूज हो रहा है, उसी तरह जो जिसके पास वर्किंग कैपिटल है वो कैपिटल अपना जो डिपॉजिट कर रहा है, वो कहता है ये वर्किंग कैपिटल है। तो बहुत तरह जल्दी से एक रिस्पॉन्स। एक सवाल जो अरुण जी ने उठाया वो बिल्कुल सही है कि काला धन, काला आय या इनकम और ब्लैक करेंसी, 3 में फर्क है। मगर मैं जब चोरी कर रहा हूं, मैं ब्राइब ले रहा हूं, मैं चेक से थोड़ी लूंगा,
मैं जब डॉक्टर हूं, मैं फीस ले रहा हूं और मैं टैक्स नहीं देना चाहता हूं, कैश में लूंगा. सो कैश इज द प्रेफर्ड ट्रांजैक्शन मीडियम फॉर दिस ब्लैक ट्रांजैक्शंस. तो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये नहीं बहुत सारे सोना है मेरे पास, वो ब्लैक इनकम से हुआ, क्या मकान है, उसको पकड़ नहीं पाएंगे. बट राइट नाउ जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, जो काला ट्रांजैक्शन है, दैट इज कैश मीडिएटेड, उसको पकड़ लेंगे. कैश के अलावा भी बहुत तरीके से सर्कुलेट होता है. जैसे कि अब सोने के सिक्के जारी हो गए हैं, तो एक सोने का 10 ग्राम का सिक्का मतलब 57,000 और 2 ग्राम का सिक्का मतलब 11,000. तो आप जब शिफ्ट करेंगे तो अभी क्या होगा, कैश की जगह आप सोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो फॉरेन करेंसी भी इस्तेमाल करेंगे, और इनकी डिमांड बढ़ने से सेविंग्स तरीके खोज लेगा. नहीं, तरीके तो खोज ही लिए हैं उन्होंने. जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में क्या हो रहा है कि इसी ने जो सोचा था कि 3 लाख करोड़ रुपए वापस नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता 30-40 हजार करोड़ रुपए ज्यादा जल्दी से सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ अंजना जी, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ प्रोफेसर साहब का, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमारे गुरुओं को चाहिए कि वो ऑप्टिमिज्म, उम्मीद दिखाएं. ये ना कहें कि देखिए इतने सालों तक भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो पाया, इसलिए अटैक ही मत करिए, उसको चलने दीजिए. क्योंकि देखिए मैंने सुना सर, देखिए सर, ये अंजना जी आप जरा इनका बिहेवियर देखिए, आप लोगों को सुनना तक नहीं चाहते हैं. आप मैंने ऑब्जेक्ट किया जब वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं किसी के बीच में बोला. एक सेकंड, देखिए आप चाहते हैं कि डिबेट हो तो मुझे बोलने दीजिए, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था. देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया गया. एसआईटी बनाने के लिए ब्लैक मनी पर कांग्रेस को खुद सुप्रीम कोर्ट में ताकीद किया. 3 वर्षों तक एसआईटी नहीं बनाया और ये कह रहे हैं कि हमने सब कर दिया. 2.5 दिनों में एसआईटी हमने बनाया. काले धन से लड़ने के लिए अरे मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं, मुझे पता है हाथी क्यों परेशान है. सारा पैसा बेकार हो गया है. इतने मोटे मोटे माला पहनते थे ना नोटों का, इतना मोटा मोटा. और अंजना जी मैं एक बार बता दूं, ये डॉक्टर इंजीनियर इनके ऊपर उंगली उठाने से पहले पॉलिटिशियन अपने गिरबान में झांक के देखे. ये पॉलिटिशियन अपने ऊपर झांक के देखे. सबसे ज्यादा करप्ट है ये पॉलिटिशियन. ये पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा करप्ट है. डॉक्टर इंजीनियर के ऊपर उंगली उठा रहे हैं. सबसे ज्यादा करप्ट ये पॉलिटिशियन है. इनके पैसे बेकार हुए हैं, चिल्ला रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी में जिनकी शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन मायावती जी है. एक शादी में खर्च कर रहे हैं ये लोग. पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं. किसने कहा था? किस नेता ने? नहीं मुझे नहीं पता. नहीं पता. मैं अब वो नहीं है दुनिया में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता. ठीक है, बंगारू लक्ष्मण जी का, लेकिन जुदेव जी ने ये कहा था, तो ये वो पार्टी है. वो दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने कहा. हर पार्टी में अपना शेयर. मीरा जी. अंजना, मैं संबित से इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ. जो करप्शन, जो भ्रष्टाचार का जड़ है वो पॉलिटिकल फंडिंग है. तो मैं भाजपा से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप ऐलान करने के लिए तैयार हैं कि आप कैश डोनेशंस कल से बंद करेंगे? सब कुछ खाली अरविंद केजरीवाल ऐलान कराएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे. हम कर रहे हैं. वो खुद कुछ ना. आप क्या कर रहे हैं? आप तो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं अपना. आप तो डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं अपना. वेबसाइट वहां मिटा दिया है, अपना वेबसाइट वहां मिटा दिया है. और जब आपको इलेक्शन कमीशन बुला के बोलती है कि हिसाब लाओ, ना हिसाब बाद में देंगे, अभी हिसाब नहीं देंगे, पहले बीजेपी से हिसाब मांगो. देखिए ये भाषण रोज शाम को देंगे, कोई लाभ नहीं है. अटैक हुआ है पंजाब के लिए, आप लोगों ने जो 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हुए थे वो भी बेकार हो गया है, इसलिए आप लोग परेशान हैं, हमें पता है ये सब. भाजपा यूपी और पंजाब में कैशलेस इलेक्शन लड़ रही है बीजेपी. सर ये बता दो, आप भीड़ कैसे इकट्ठी करोगे? आप ये जो है कैशलेस इलेक्शन लड़ रहे हो आप. मतलब आप क्या बोल रहे हैं? भीड़ इकट्ठी, हम राहुल गांधी की तरह इकट्ठी पैसे देके इकट्ठी नहीं करते भीड़. हम पैसे कैशलेस इकट्ठी होती है, हमारी भीड़ कैशलेस इकट्ठी होती है. क्या सवाल था बोलिए? कुछ याद आ गया रंजीत जी. हमारी भीड़ कैशलेस होती है. हमारी भीड़ हमारी नहीं, ये इम्पोर्टेंट सवाल है. हमारी भीड़ कैशलेस होती है, हार्टफुल होता है. आपका जो भीड़ होता है वो कैशफुल होता है, हार्टलेस होता है. राहुल गांधी खटिया कैसे खरीदेंगे राहुल गांधी जी बांटने के लिए? तो आपको भी सोचना. खटिया खड़ी हो गई, खरीदेंगे क्या? बात में राहुल जी की याद आ रही है. सुधींद्र जी जल्दी से एक रिएक्शन, उसके बाद मैं इनके सवाल लूंगा. देखिए ऐसा है कि ये जो कैशलेस बात कर रहे हैं, इस देश का ज्यादा बहुमत गांव में, छोटे कस्बों में ये इस चीज से चलता है. 10, 20, 50 हजार. मुख्य बात यह है जो 10,000 करोड़ वाले जो बड़े मगरमच्छ हैं वो साफ निकल गए हैं. इस जाल में पकड़ी जा रही हैं छोटी छोटी मछलियां, निकल नहीं पाई अभी तक, और उनकी मौत हो रही है. मोदी को लेकर आप सवाल पूछिए. मेरा सवाल ये है कि डिमोनेटाइजेशन जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय करेंसी को कैसे इफेक्ट करेगा?
मैं चाहती हूँ इसका आप लोग, मुझे लगता है आप जवाब दे सकते हैं जल्दी से, एक छोटे से जवाब। एक तो चीज ये है कि ये जो कैश अगर पूरा वापस नहीं आया फिर मनी सप्लाई घटेगा, क्योंकि देखेंगे बैंक में जैसे 2 ट्रिलियन रुपीस बढ़ गए हैं कैश, और क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर वो भी थोड़ा घटा है, तो इसलिए मनी सप्लाई घटने के कारण इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। इन्फ्लेशन जब कम होता है एक्सचेंज रेट को एप्रिसिएशन, रुपी एप्रिसिएशन होना चाहिए, तो इमीडिएट शॉर्ट रन में रुपी शुड नॉट बी अफेक्टेड, मगर लॉन्ग रन में क्या होगा वो बोलना। सर हमारे देश में विजय माल्या जैसे बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं, आपने अब तक कितने डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की है? ठीक, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, विजय माल्या का जो रिकवरी हुआ है 6,000 करोड़ का हमने कराया है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 2013 में, जस्ट अ सेकंड, 2013 में मनमोहन सिंह, देखिए मुझसे सवाल पूछा गया, जवाब नहीं दूं मैडम मैं? सुन लीजिए, कुछ भी झूठ बोलेंगे, कुछ भी झूठ, हम लोग सुने। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। यस, दिस इज डेमोक्रेसी। ठीक है, हम झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मैं बोलता ही नहीं, मैं शांत, बिल्कुल शांत रहिए आप। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूं, आप एकदम शांत रहना चाहिए। अंजना जी आप देखिए क्या डेमोक्रेसी, ये लोग डिक्टेटर हैं। ये गांधी परिवार इस प्रकार का डिक्टेटर है कि साधारण व्यक्ति को बोलने तक नहीं देता है, यहाँ पर बोलने तक नहीं देता है। अब सुन लीजिए, कान बंद करके, मुंह बंद करके सुनिए। मान गया, बहुत डरते हैं। सुन लीजिए, आप गांधी फैमिली से सारा साधारण आदमी उस गांधी परिवार से डरता है जिसने 70 साल तक देश को लूटा, बर्बाद किया है। सबको प्लीज बोलिए। मोदी जी ने हिम्मत की है टू टेक ऑन द गांधी फैमिली। This is the discussion. The corrupt family of the country has been taken head on. फैमिली डिस्कशन। इन्हें बोलिए किसी को कमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप कमेंट, आप सुबह से शाम तक मोदी 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 करेंगे और मैं गांधी का नाम भी न ले सकूं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He is the Prime Minister of India. And he is your Vice President of the opposition. She is the President of the opposition. She is not the Queen of India. She is not the Queen of India. वो महारानी नहीं है जो उनका नाम मैं नहीं लूं। विजय माल्या, विजय माल्या, विजय माल्या। अब if the representative of the Queen is silent, I can speak. अगर रानी की रिप्रेजेंटेटिव शांत हो जाएंगी तो मैं बोलूंगा। विजय माल्या, विजय माल्या 2013 में मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि विजय माल्या जी को बचाना होगा, 1500 करोड़ रुपए का लोन देना होगा। अपना बताइए, बता रहा हूँ 1500 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह, अकाउंट उस समय फ्रीज था, मनमोहन सिंह के कहने पे अकाउंट डिफ्रीज किया गया, आई एम नॉट रॉन्ग, रिफ्रीज किया गया। पहली बार हम लोगों ने रिकवरी की है। और राइट ऑफ और वेवर में फर्क होता है मैडम, आप तो ये जानती हैं। बताइए। राइट ऑफ, मैडम ऐसे हेडमिस्ट्रेस जैसे आपने पूछा है तो बताइए। राइट ऑफ का मतलब होता है जो कॉलम होता है, दैट शिफ्टिंग ऑफ कॉलम। राइट ऑफ इज नॉट लोन माफ कर देना। राइट ऑफ का मतलब होता है और स्ट्रिंजेंट तरीके से पैसे को वापस लाना। आप जानते हैं इस बात को? बैंकर है ये एक पॉलिटिशियन वर्सेस एक बैंकर है या एक डॉक्टर वर्सेस एक आम आदमी पार्टी? सिटीजन से रेस्पेक्ट है। आप मुझे दोनों सिटीजन से रेस्पेक्टेड सिटीजन। देश से फरार कैसे हुआ ये आप मुझे बताइए। नहीं, फरार होने वाला विषय तो डिबेट हो चुका है। पैसे हमने रिकवर कर लिया ना, 6,000 करोड़ रुपए। क्यों नहीं किए हैं? आप देखिए, बिल्कुल किया है। राइट ऑफ और वेवर में क्या फर्क है? आप तो बैंकर है, बता दीजिए। राइट ऑफ और रिकवरी में आप रिकवरी नहीं, वेवर। आप तो बोल, अरविंद केजरीवाल जो सुबह सुबह रोज बोलते हैं कि माफ कर दिया, माफ कर दिया। आप बोले माफ किया है क्या? आप तो बैंकर है, माफ किया है? आपने माफ नहीं किया, माफ नहीं किया है। आपने रिकवर किया है? नहीं, मैंने बड़ा रिकवर किया है। राइट ऑफ और वेवर में क्या फर्क होता है ये बताइए। आपने रिकवर किया है? राइट ऑफ और वेवर, हमने राइट ऑफ किया है, नॉट वेवर। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेवर? मैंने आपको समझा दिया राइट ऑफ और वेवर में क्या फर्क होता है। वो बेचारा अपना सिर ठोक रहा है कि विजय माल्या पर सवाल क्यों कर लिया। वो बेचारा अपना सिर ठोक रहा है कि विजय माल्या पर कहां सवाल कर लिया, उलझा दिया इन लोगों ने मुझे। आप अपना सवाल पूछे। रिकवरी नहीं हुआ है, मैं ये आपको रिकवरी हुआ है। मैं आपको गूगल एड्रेस बताता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स में आप गूगल करिए 6,000 करोड़ रुपीस ऑफ विजय माल्या रिकवर्ड। आप ये गूगल करिए, अभी आपके पास मोबाइल फोन है, इकोनॉमिक टाइम्स, आप ये अभी गूगल करिए और मुझे एग्जाम ये खत्म होने के बाद बताइएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी से है कि लास्ट 70 साल से ब्लैक मनी के खिलाफ आपने क्या चेंजेस किया है? जैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कतार पे सारे गरीब रह रहे हैं, तो आपने इस 70 साल में अपने गरीब को देखने के लिए क्या किया है इसके पहले? कितना और आपने एक्शन अगर कोई दिखावे के लिए ले भी लिया तो वो कितना सक्सेसफुल रहा? इससे जुड़ा हुआ सवाल किसी का है? ठीक है, अलग सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए पहले। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि कांग्रेस ने कितने साल तक राज किया?
55 साल उसका कोई तो रीजन होगा। उसका यही रीजन होगा कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। 75,000 करोड़ रुपए अगर फार्मर्स के माफ किए थे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं किए थे। ये रीजन ही वो है। और 2.5 साल में जो हालात मोदी सरकार के हो रहे हैं और ये 50 दिन के बाद 2.5 साल में क्या हालत हो गई? सुनिए ना, 10 वर्षों में आपने 14 लाख करोड़ रुपए देश के विभिन्न स्कैम्स में खत्म कर दिए। एक अठन्नी खाया हो तो बता दीजिए हम लोगों ने। मुझसे मांगा। आप जब जवाब मुझसे मांगा था तब आप खूब पड़ी थी। जब जवाब मुझसे मांगा था तब तो जवाब आप दे रही थी। संदीप जी 19 में फिर हम ही लोग आएंगे। घर की मुर्गी। देखिए जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। वोटर ये नहीं है, वोटर ये नहीं है। ये आपकी टीआरपी होगी। हमारा वोटर रूरल एरिया में बैठा है, गरीब मैडम, जो लाइन में खड़ा है। मैडम ये गलती मत करिए। आपने ये जनता को अनदेखा करने का गलती आपने पहले भी किया है। एक सेकंड मीडिया में ताली आपको उत्तर मिल गया। अरे संदीप जी, मीडिया में ताली बजवाने से वोट नहीं बढ़ती है। 19 पे ताली बजाते रहेंगे, याद रखिए। गरीब के लिए काम करना पड़ता है। और हम लोग को राज करने आता है तो ये अपने खिलाफ राज करना मैं तो महारानी तभी बोला, राज करना हमें आता है। ये राज करना आता है, गवर्न करना नहीं आता है। तभी मैं महारानी बोल रहा था। आपके प्रधानमंत्री मोदी को आपके भी प्रधानमंत्री है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ये मोनार्की से बाहर निकलिए, कम आउट ऑफ दिस मोनार्की। अतिशयोक्ति से आपको अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है, गरीब जनता की आवाज है। आपने इतनी बड़ी जनता को डिस्काउंट कर दिया। ब्रेक पर जब जाएंगे तो ये बड़े आक्रामक होंगे क्योंकि इनके सवाल तो हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जवाब खत्म नहीं होते हैं, आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती है। लेकिन रंजीत रंजन जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, 55 सालों के राज का आपने जिक्र किया, इमोशनल कार्ड का मोदी का जिक्र किया, तो इमोशनल कार्ड तो बहू के नाम पर भी इस देश में खेला गया है। और उस इमोशनल कार्ड में पिता पुत्र बहुत सारे लोग रहे हैं, बलिदान भी दिया, बहुत सारे लोग रहे हैं, और वैसे इमोशनल कार्ड ले लिया खेले गए। और रूरल वोटर ने ही जो आपका वोट बैंक आप कहती हैं 44 सीटों पर पार्टी को पहुंचा दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी नए सिरे से मंथन को तैयार भी है? क्या समझने को तैयार भी है कांग्रेस पार्टी की क्यों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये जनता एक साथ होकर कांग्रेस के खिलाफ बोलती है? ये भी समझना होगा, तभी शायद आगे का रास्ता बढ़ेगा।